ससुराल जाते ही सबको मेरी बीमारी के बारे में पता चल गया। कुछ दिनों में मुझे वापस भेज दिया गया। मुन्नू पेट में था, वो जन्म के बाद भी नहीं आए। मैंने भी ठान ली कि ऐसे बैठे रहने से अच्छा है कुछ काम किया जाए। सिलाई कढ़ाई और पेंटिंग का शौक मुझे शुरू से ही था। शादी के पहले मैंने सिलाई का कोर्स भी किया था। मैं अगल बगल की कुछ लड़कियों को सिलाई सिखाने लगी। उनको मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लगा तो वे लड़कियां भी ले आईं। इस तरह मेरा सिलाई सेंटर चल निकला। ढेर सारी लड़कियां मुझसे सिलाई सीखने आने लगीं और इससे मेरी अच्छी कमाई होने लगी। धीरे धीरे मेरा सेंटर एक मान्यता प्राप्त सेंटर हो गया। काम काफी बढ़ जाने के कारण मुझे 2 सहायक भी रखने पड़े। इससे मुझे अच्छी मदद मिलती थी। अभी जिंदगी ने रफ्तार पकड़ी ही थी कि भैया की शादी हो गई। नई भाभी घर में आई तो कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, मगर धीरे धीरे उनको मेरा यहाँ रहना नागवार गुजरने लगा। माँ अगर मुन्नू के लिए कुछ भी करती तो उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता। शुरू में तो वे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन बाद में खुलेआम विरोध करने लगी। एक दिन तो हद ही हो गई। बाबूजी बाजार से मुन्नू के लिए खिलौने ले आए। उन्हें देखते ही भाभी एकदम फट पड़ी। चिल्लाकर बोली, बाबूजी घर में अब ये सब फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इस महंगाई में घर चलाना ऐसे ही मुश्किल हो गया है। ऊपर से आप आए दिन मुन्नू पर फिजूल खर्ची करते रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था कि घर की माली हालत काफ़ी ख़राब थी। भैया कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर थे और बाबूजी को भी अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। मुझे भाभी की बातें उतनी बुरी नहीं लगीं जितना बाबूजी का चुप रहना लगा। बाबूजी का ना बोलना मुझे भीतर तक भेद गया। मैं सोचने लगी, क्या बाबूजी पुत्र प्रेम में इतने अंधे हो गए हैं कि बहू की बातों का विरोध तक नहीं कर सकते। उन्हीं बाबूजी की तो मैं भी संतान थी। मेरा मन कचोट कर रह गया। क्या शादी के बाद लड़कियां इतनी पराई हो जाती हैं कि माँ बाप पर भी उनका हक नहीं रहता। खैर, जैसे तैसे मन को मनाकर मैं फिर सामान्य हो गई। मुन्नू को स्कूल भेजना और मेरा सेंटर चलाना जारी रहा। मेरा सिलाई सेंटर दिन ब दिन मशहूर होता जा रहा था। मेरी कमाई अब अच्छी होने लगी थी, इसलिए मैं हर महीने कुछ रुपए माँ के हाथ पर रख देती थी। शुरू में तो माँ ने मना किया, परंतु ये कहने पर कि अगर मैं लड़का होती और कमाती रहती तो तुम पैसे नहीं लेती ना, वे मान गई थीं। घर में भाभी का क्लेश जारी था। माँ पिताजी के पुत्र प्रेम से भाभी का दिमाग एकदम चढ़ गया था। अब तो वे अपने आप को उस घर की मालकिन समझने लगी थी। हालांकि माँ का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था और वे घर का कामकाज भी करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे माँ को उन्होंने एकदम बैठा दिया था। उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक था, खासकर बाबूजी को कुछ नया बनाकर खिलाने का, जिसे वे बड़े चाव से खाते थे। लेकिन भाभी को ये सब फिजूल खर्ची लगती थी, इसलिए उन्होंने माँ को धीरे धीरे रसोई से दूर कर दिया था। मैं तो उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाती थी। मुझे देखते ही वे बेवजह अपने बच्चों को मारने पीटने लगती थीं। एक दिन मैं दोपहर को सिलाई सेंटर से खाना खाने घर पहुंची तो बाहर बहुत धूप थी। सोचा था घर पर पहुंचकर आराम से खाना खाऊंगी। हाथ मुंह धोकर खाने के लिए बैठी ही थी कि भाभी ने भुनभुनाना शुरू कर दिया कि कितना आराम है, बैठे बिठाए आराम से खाना जो मिल जाता है। मुफ्त के खाने की लोगों को आदत लग गई है। अरे जितना खर्च इसमें लगता है इतने में तो हम 2 नौकर रख लें। सुनकर हाथ का कौर हाथ में रह गया। लगा जैसे खाना नहीं जहर खा रही हूँ। फिर खाना बिल्कुल नहीं खाया गया। हालांकि जितना बन पाता था मैं सुबह किचन का काम करके ही सिलाई सेंटर जाती थी। लेकिन भाभी को तो मुझसे बैर था, इसलिए हमेशा मुझसे ऐसी ही बातें बोलती रहती थी। लेकिन उस दिन की तो बात मेरे दिल को चीर गई और मैंने सोच लिया कि बस अब बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं करूँगी। उसी क्षण मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। कुछ दिन बाद छोटे से 2 कमरों का घर तलाश कर मैंने अम्मा बाबूजी के घर को छोड़ दिया। हालांकि घर छोड़ते समय माँ ने हल्का विरोध किया था, लेकिन कब तक मन को मारकर मैं जबरदस्ती इस घर में रहती। नए घर में आने के बाद मैं नए उत्साह से अपने काम में जुट गई। अपने घर की याद तो बहुत आती थी, मगर फिर सोचती कैसा घर जब वहाँ मेरी कोई कीमत ही नहीं। खैर, मैंने अपने आप को पूरी तरह से अपने काम में रमा लिया। मैंने एक छोटा घर लिया, नीचे बुटीक भी खोल लिया था, जिसे हमारे सेंटर की लड़कियां और महिलाएं मिलकर चला रही थीं।
मेरा बुटीक ऐसा चल निकला कि मुझे कपड़ों के निर्यात का भी ऑर्डर मिलने लगा। मैं बहुत खुश थी कि मेरी वजह से कई महिलाओं को रोजगार मिला था। एक दिन मेरे मायके की पड़ोसन गीता ने बताया, तुम्हारे मायके में तुम्हारी भाभी तुम्हारे माँ बाबूजी पर बहुत अत्याचार करती हैं। तुम्हारा भाई तो कुछ बोलता ही नहीं। अभी कल तुम्हारे बाबूजी मुझसे मिले थे। वे किसी वृद्धा आश्रम का पता पूछ रहे थे। जब मैंने पूछा कि वे वृद्धा आश्रम क्यों जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब मैं इस घर में एकदम नहीं रहना चाहता हूँ। बहू का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। रात को ही मैंने फैसला कर लिया, बहुत हुआ अब और नहीं। अम्मा बाबूजी को यहीं ले आऊंगी। अगले दिन गाड़ी लेकर मैं और मेरा बेटा माँ बाबूजी को लेने घर गए। अभी वे कुछ बोलते उससे पहले ही वहाँ भाभी आ गईं और वही अनर्गल प्रलाप करने लगी। बाबूजी ने उनकी तरफ देखा और शांति से बस इतना ही कहा, हमें जीने दो बहू। अम्मा बाबूजी गाड़ी में बैठ गए। आज मैंने जिंदगी की जंग को जीत लिया था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।